हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी महिंद्रा थार और आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा महिंद्रा थार के ऊपर एक डिटेल वीडियो जिसको हम बोल सकते हैं इंजन रिव्यू। थार का इंजन कैसे काम कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स गाड़ी के अंदर आ रही है और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए, वो भी इस वीडियो में देख पाएंगे। और स्पेशली महिंद्रा थार के बिकने का रीज़न भी आपको इस वीडियो में पता लग पाएगा, क्योंकि कई सारी गाड़ियां मैं आजकल देख रहा हूँ। एक तो मेरे मित्र हैं दीप मिलने वाले, 300 किलोमीटर चली हुई गाड़ी उनके पास बिकने के लिए आई थार। आखिर उनके बेचने का क्या रीज़न था, क्यों ये लोग थार से इतना परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन थार तो भाई साहब थार है, हर एक इंसान जानता है कि थार एक इमोशन है, थार एक जज्बात है, थार है। थार को गाड़ी की तरह नहीं देखेंगे हम, थार को जज्बातों से तोलेंगे। अगर इतना दिल आ रहा है किसी का इस थार के ऊपर, तो आखिर ऐसी बात क्या है इसके अंदर। और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके इंजन की डिटेल, इंजन का पूरा बायोडेटा कि इंजन कैसे काम कर रहा है, इसका क्या फीचर्स हैं, इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीज़ें भी होंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो मैं थार का थोड़ा सा इंटीरियर शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का थार का इंटीरियर रहता है। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है साहब थार ऑल व्हील ड्राइव। सीट बैठने में ठीक ठाक है, लेकिन एक कंफर्ट गाड़ी के तौर पे इसको आप नहीं देख सकते। हार्ड टॉप आता है ये रूफ। कई बार इसमें लीकेज की भी प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो वो लीकेज की प्रॉब्लम आती है क्यों, वो भी आपको दिखाऊंगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। रफ एंड टफ गाड़ी है तो रफ एंड टफ के हिसाब से थोड़ा सा लैगी रहता है। मैं चला के नहीं दिखा सकता, चाबी नहीं है मेरे पास। बाकी गियर लीवर और ये 4x4 का ऑप्शन, 2H 4H न्यूट्रल एंड 4 लो, ये सारे ऑप्शन होते हैं कब, जब हम लोग कुछ एक्सट्रीमली हार्ड एरिया में जा रहे होते हैं, जहां पे हमें जरूरत पड़ती है 4 व्हील को पावर देने की, तब ये काम में आता है। ये एक्चुअल में गियर बॉक्स का एक सेटअप है। गियर बॉक्स में थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, 4 व्हील में उसको ड्राइव देने के लिए शाफ्ट दोनों तरफ लगी हुई होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं 4 व्हील ड्राइव। नॉर्मली 2 व्हील ड्राइव में क्या होता है कि गाड़ी के या तो पीछे के व्हील पावर देते हैं या तो आगे के 2 व्हील पावर देते हैं। जो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होगी तो आप देखेंगे कि 2 आगे के व्हील पावर देने का काम करेंगे, और जो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव होगी तो उसके पीछे के व्हील पावर देने का काम करेंगे। पीछे की सीट जाने के लिए आपको सीट हटानी पड़ती है, फिर आपको वहां जाना पड़ता है। फिलहाल इंटीरियर से मेरा बहुत ज्यादा कुछ लेन देन नहीं है, थार तो वैसे ही थार है। हैवी डोर बंद करते हैं तो भारी का एहसास होता है। एक होता है इस बोनट के लॉक। ये बोनट का लॉक, अगर आपने पहले पीजो गाड़ी देखी होगी ना, पहले पीजो गाड़ी आती थी उसमें कुछ ऐसे टी टाइप का बना रहता था, उसको उठा के हम लोग लॉक करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा दे दिया है, लेकिन है वही स्टाइल। बस इसका पर्पज़ ये है कि एक रफ लुक देना गाड़ी को, एक हार्ड लुक देना। और एक चीज़, अगर कुछ पुराने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो शायद समझ पाएंगे कि थार आज थार है, इससे पहले एक पीजो जीप आती थी, सेम यही थी। उस टाइम लोगों ने पीजो को बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन आज थार के लोग दीवाने हैं। मोटा मोटा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ समय की बात होती है, सिर्फ टाइम का फ़र्क होता है। आज इस लुक का टाइम है, लेकिन एक टाइम था जो इसी लुक को हमारे यहाँ लोग कहते थे आ कड़ी मुंडी जीपा, तो थूथड़ी सी लग दिया, मतलब मुंह उसका अजीब सा फील होता था। और इसके आगे जो DI थी गाड़ी, वो ज़्यादा चलती थी, DI कमांडर, ये सारी गाड़ियाँ, और वो DI का ही मॉडिफिकेशन रूप धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मेन पार्ट आ जाते हैं इंजन की तरफ। आखिर इंजन में क्या है, और ये जो थार है BS6 है। BS6 क्या है वो आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ। BS6 एक्चुअल में पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से इंजन को कम पॉल्यूशन निकालना चाहिए। कम पॉल्यूशन निकालने के लिए कंपनी को कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। वो एक्स्ट्रा फिल्टर है हमारे यहाँ DPF, तो वो DPF के बारे में भी आपको बताऊंगा। DPF की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले मैं इंजन के कंपोनेंट्स आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ क्या है। बहुत सारे लोग इंजन से इतना फेमिलियर नहीं होते, समझ नहीं पाते हैं इंजन में क्या क्या होता है, क्या चीज़ क्या काम करती है। कवर पहले मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले बैटरी, एमरॉन की बैटरी है इसके साथ में। दूसरा कूलेंट रिजर्वायर बॉक्स, इसके अंदर कूलेंट स्टोर होता है हमारी कार को ठंडा रखने के लिए। सामने इस तरफ आते हैं तो ये लगा हुआ है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर का काम होता है एयर का बूस्ट देना इंजन को, तो ये एयर को बूस्ट देता है। इसके आगे आप देखेंगे लगा होगा कैटकॉन। कैटकॉन से पहले ये लगा हुआ है O2 सेंसर। कैटकॉन के आगे लगा हुआ है DPF ये वही फिल्टर है जो VX6 के लिए एक्स्ट्रा आगे लगाना पड़ा, और ये लगा हुआ है DPF का इंजेक्टर, जो ये इंजेक्ट कराता है DPF को क्लीन करने के लिए। ये आ जाता है जी हमारा मेन इंजन हेड। इंजेक्टर्स 1 2 3 4 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, मतलब कि गाड़ी 4 सिलेंडर है। तो ये जो महिंद्रा का इंजन है M-HOC 2.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 130 PS की पावर निकालता है और 300 Nm का टॉर्क निकालता है। ये लगा हुआ है यहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड। इंटेक मैनिफोल्ड के पास आपको मिलेगा शटर वॉल। इंटेक मैनिफोल्ड से लाइन जाती है हमारी इंटरकूलर पे। इंटरकूलर आपको दिख रहा होगा कुछ ऊपर लगा हुआ इंटरकूलर।
नीचे लगा हुआ है आपका एसी कंडेंसर और इसके पीछे लगा हुआ है आपका रेडिएटर। इधर आएंगे तो यहाँ मैंने कवर रखा था, ये लगा होता है हमारा एयर फिल्टर। एयर फिल्टर काफ़ी बड़ा है, यानी कि ज़्यादा एयर को अच्छे से फिल्टर कर पाएगा, फ्री फ्लो एयर मिलेगी, टर्बो अच्छे से काम कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये लगा हुआ है आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर। इसके अंदर डॉट 4 का यूज़ हो रहा है, डॉट 4 ब्रेक ऑयल का एक टाइप है। ये लगा हुआ है एबीएस मॉड्यूल। एबीएस मॉड्यूल हमारे ब्रेक के लिए लगा हुआ है। ये लगा हुआ है यहाँ पे फ्यूल फिल्टर, और ये यहाँ पे लगा हुआ है ECU। ECU का काम है पूरी गाड़ी को कमांड देना, कब कैसे किस सेंसर को किस एक्चुएटर को कहाँ काम करना है, उस सारी चीज़ की जिम्मेदारी होती है ECU के ऊपर। और ये है इस गाड़ी का एक मेन पार्ट ECU। मेन पार्ट क्या बोलेंगे, एक तरह से समझ सकते हैं इसको दिमाग, गाड़ी का दिमाग अगर समझेंगे तो ये ECU होता है। तो अभी कवर को मैं इधर लगा देता हूँ। और मेन बात इंजन की, ये इंजन माइलेज कितना देता है। तो देखिए माइलेज को बहुत ज़्यादा कुछ कंसीडर नहीं किया जा सकता, माइलेज डिपेंड करता है हमारे चलाने की हैबिट के ऊपर, आपकी ड्राइविंग कैसी है। वैसे कंपनी ऐसा क्लेम करती है 14-15 के आसपास कुछ माइलेज, और लगभग इतना गाड़ी निकालती भी है, इससे ऊपर भी कुछ लोग इससे निकाल लेते हैं। अब फैक्टर ये है कि गाड़ी के अंदर जो इशू आ रहा है, जो रिपीटेड इशू आ रहा है, वो आ रहा है गाड़ी के अंदर DPF का। और DPF का इशू स्पेशली ऐसा नहीं कि सिर्फ महिंद्रा में आ रहा हो, हर गाड़ी के अंदर आ रहा है। और महिंद्रा में थार के अंदर ज़्यादा क्यों आ रहा है वो आपको बता देता हूँ। पहले तो छोटा सा ये समझा दूं DPF क्या चीज़ है। DPF ये लगा हुआ है आपका, DPF का काम होता है कार्बन सूट्स को कलेक्ट करना, ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना पहुंचे, और बाद में जब वो कार्बन सूट जमा हो जाते हैं तो उसको एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से उसको बर्न किया जाता है। बर्न करने में स्पेशली काम आता है हमारा यूरिया जो स्पेशली अलग से पड़ता है। यूरिया वो कोई ऐसा खाद वाला यूरिया नहीं है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको हम लोग टैंक में फिल करते हैं। अब क्या होता है कि वो यूरिया यहाँ काम आता है उसको बर्न करने के। बर्न करना इसका एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ये चीज़ ऑटोमेटिक अपने आप भी होती है। अपने आप मतलब जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चलती है तो अपने आप इस DPF का रीजनरेशन होता है। लेकिन कई बार जब गाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे चल रही होती है, मान लीजिए 2 किलोमीटर की ट्रिप है आपकी, 3 किलोमीटर की ट्रिप है, वहाँ जाते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर चलते हैं, तो उस कंडीशन में ये DPF का इशू आता है। और थार के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि थार यूज़ में कम आती है। थार जो भी लेते हैं लोग वो एज ए सेकेंडरी कार लेते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर के लिए लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाते, यूज़ कम होती है, तो इसलिए थार के अंदर ये DPF का इशू आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी कंपनी की गाड़ी भी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें नोटिस करने को ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि DPF है। और दूसरा एक इशू जो थार में नोटिस किया गया वो क्या है, वो इशू है कार के ओवर हीटिंग का। कई जगह आपने देखा होगा, और मेरे पास भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि वो लोग थार के ओवर हीटिंग का इशू पूछ रहे हैं कि साहब ओवर हीटिंग क्यों हो रही है। तो अभी तक जो ओवर हीटिंग का मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन में नहीं समझ में आ रहा है, बस हाँ इतना ज़रूर लग रहा है कि ये एयर फ्लो हो सकता है कहीं रिस्ट्रिक्ट होता हो, या फिर लोग ऐसा हो सकता है कि ये ऑफ रोडर है तो इसको धूल मिट्टी वगैरह में ज़्यादा चलाते हैं। धूल मिट्टी में चलने के बाद होता है इसका कि रेडिएटर और ये सारी चीज़ें चोक हो जाती हैं, और जब चोक हो जाएगी तो एयर उसको अच्छे से नहीं मिलेगी। जब एयर अच्छे से नहीं मिलेगी तो ये इशू आएगा आपकी गाड़ी के अंदर ओवर हीटिंग का। तो अगर आपके पास थार है और इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी इवेंट्स जो हैं ये रिस्ट्रिक्ट हो गई हो, और अगर इसके बाद भी इशू आ रहा हो तो रेडिएटर को ज़रूर एक बार खोल के क्लीन कराइए, चेक कराइए, फ्लश करवाइए। क्योंकि ओवर हीटिंग का इशू जो मोस्ट कॉमन रहता है वो या तो रहता है हमारे रेडिएटर से, और या रहता है हमारे थर्मोस्टेट वॉल्व से। और एक प्रॉब्लम थार के अंदर जो आती है वो मैं आपको बता दूं, वो प्रॉब्लम क्या आती है, वो आता है इसका हार्ड टॉप से लीकेज की प्रॉब्लम आती है। हार्ड टॉप से लीकेज की प्रॉब्लम कब आती है, जब इसके बीच में लगी हुई बिडिंग, यानी कि रबर बिडिंग जब खराब हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपको थार में लीकेज की प्रॉब्लम मिलेगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो हार्ड टॉप होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, उस वजह से पानी आता है, अदरवाइज पानी आने का ऐसा कोई चांस नहीं है। हाँ, वो बिडिंग अगर कुछ डैमेज होगी तो उस केस में ज़रूर पानी आएगा, इसके अलावा पानी आने का ऐसा कुछ चांस है नहीं। वो भी पानी कुछ केसेस में मिला, ऐसा नहीं कि बहुत सारे केसेस में पानी मिला हो। अब आता है मेन टॉपिक कि लोग आखिर थार लेने के बाद बेच क्यों दे रहे हैं। देखिए सब कुछ है, थार मैंने जैसे कि पहले भी बताया, थार लोगों का एक सपना होता है कि थार लेंगे, थार पे घूमेंगे, लेकिन वो सपना उनकी ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पाता है। एडवेंचर आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, डेली रूटीन में आप एडवेंचर नहीं कर सकते। और आपने अगर गाड़ी रखी है एडवेंचर तो आपको चलानी भी पड़ती है। तो आप जब इसको लेके ऑफ रोड पे नहीं जाते, आप इसको लेके कहीं ख़राब सड़कों पे नहीं जाते, आप इसको लेके जाते हैं कहाँ, सिर्फ मार्केट तक। 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर से आके खड़े कर दिया, फिर आगे गए, फिर 2 किलोमीटर चलाया, खड़ा कर दिया, तो उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए गाड़ी बड़ी गाड़ी है, आप लोकल में चलाएंगे तो माइलेज ड्रॉप होगा। मैंने तो यहाँ तक नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 और 6 का भी माइलेज थार से ले रहे हैं, तो वो लोग उस तरह से परेशान हो गए और उन्होंने गाड़ी को सेल करने के लिए लगा दिया।
सेल करने के लिए लगाने का मतलब गाड़ी की खराबी नहीं है, सेल करने के लिए लगाने का मतलब ये है कि उनका सिलेक्शन गलत हुआ। सिलेक्शन करते समय उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपनी ज़रूरतों को नहीं देखा, अपनी बिना ज़रूरतें देखे हुए उन लोगों ने थार को सेलेक्ट किया और थार लेने के बाद फिर उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये गाड़ी हमारे लिए नहीं बनी थी। क्योंकि देखिए ये थार है, ऑफ रोडर है, तो जाहिर सी बात है कि कंफर्ट आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एक बड़ा पावरफुल इंजन है, आप उसको लोकल में चलाएंगे तो जाहिर सी बात है तेल पिएगा, यानी कि माइलेज कम देगा। तो माइलेज का कंसर्न, कंफर्ट का कंसर्न, लोगों की कमर जवाब देने लग गई, इसलिए लोगों ने थार को बेचना शुरू किया। बिना सोचे समझे एक गलत गाड़ी का सिलेक्शन किया। अगर आपको लगता है कि हाँ ये थार का मेरे पास यूज़ है तो आप थार को सेलेक्ट कीजिए, या यूज़ नहीं है, आपका भी एक सपना है तो सपना उस तरह से पूरा किया जाता है कि उसको उतना संभाल के भी रखा जाता है। तो अगर इस तरह से गाड़ी लेते हैं तो उसकी उतनी केयर कीजिए। रही बात DPF की, VS6 की, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कार को लॉन्ग ड्राइव पे चलाएं, और नहीं चलाते, रीजनरेशन नहीं होता तो फिर आपको DPF की प्रॉब्लम आती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस गाड़ी के अंदर आ रहा है, DPF अब हर गाड़ी के अंदर आ रहा है, क्योंकि VS6 आ गया है तो डीजल इंजन आएगा तो अब इस DPF के साथ ही आएगा। जैसा कि मारुति ने डिसीजन लिया था, मारुति ने अपने डीजल इंजन ही बंद कर दिए इस चीज़ से बचने के लिए। तो फिलहाल उनके मारुति के डीजल इंजन नहीं आते, बाकी जिन गाड़ियों में आते हैं उन लोगों ने R&D की सारी कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, वो चल रही हैं। लेकिन हाँ, एक मोटी सरदर्दी DPF बना हुआ है। और मेन बात अगर मैं करूं कि इंजन का जो वर्किंग एरिया है वो बहुत अच्छा है, यानी कि पूरा एरिया खुला हुआ एरिया है, काम करने के लिए बहुत परफेक्ट है। इसको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको माउंट हटाना पड़ेगा या इसके लिए ये हटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो मुझे ठीक ठाक लग रही हैं इसकी, इसमें कोई भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो आपको दिखाना चाहा, जो समझाना चाहा, वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल रह गया हो तो सवाल अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।